नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, नई कहानी वो हरजाई था, मैं उसकी गुलाम हो गई। दोस्तों, नई कहानी है, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कहानी को प्यार देना, कमेंट ज़रूर करके बताना कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए इस नई कहानी को शुरू करते हैं। हमारी दीदी की शादी थी। कर तो हम भी लेते, पर वो बड़ी थी तो पहला मौका उन्हें ही मिला। तो उनके एक तथाकथित देवर भी थे, जो सबके होते हैं, जिन्हें पहली नज़र में ही हमसे प्यार हो गया। हमें भी हो सकता था, पर हम उनसे उनका हक छीनना नहीं चाहते थे, वरना जीवन भर लोग कहते हमने लड़कों का हक मारा है। तो शादी की रस्मों के बीच वो हमें घूर घूर कर देख रही थी, और अगर आंखों से खाने का रिवाज होता तो शायद खा भी जाते। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे चूहे के पीछे बिल्ली पड़ती है, और लुक्का छिपी शुरू हो गई। और वो 4 महीने तक चलती रही। 4 महीने बाद दीदी का गोना था, और हमने ठान लिया था कि इनसे बदला लेकर रहेंगे। आखिर वो शुभ घड़ी भी आ गई। खाने पीने के बाद सबने चाय की फरमाइश की। चाय बनाने और पिलाने का जिम्मा मेरे हिस्से में था। मन तो हुआ चाय में जहर डाल दूं, पर मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं मारना चाहती थी। हमने दीदी से कहकर उन्हें अंदर बुलाया, और वो तो जैसे इसी इंतजार में बैठे थे। देवर ना हुए अकबर हुए। फिर उनकी खिदमत में हमने पेश की स्पेशल चाय। उन्होंने पिया और यूं मुस्कुराए जैसे अमृत पी लिया हो। हम हैरान कि कोई नमक की कड़वी चाय जिसमें 5 से 7 चम्मच नमक हो, पीकर मुस्कुरा कैसे सकता है यार। खैर, अगला वार तैयार था। उन्होंने घर देखने की इच्छा जताई, जिसे हमने सहर्ष स्वीकार किया। हर जगह घुमाकर हम उन्हें घर के पीछे वाले हिस्से में ले गए, और मौका मिलते ही उन्होंने हमें प्रपोज कर दिया। हम मुस्कुराए जैसे बलि के बकरे को देखकर बलि देने वाला मुस्कुराता है। और प्लान के मुताबिक उसी वक्त कोई उन्हें बुलाने आ गया। उन्होंने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला और हमारी ओर बढ़ाया। हम मासूम बनते हुए उसे लेने से ना नुकर करने लगे, फिर एहसान करते हुए उसे रख लिया। उन्होंने जाने के लिए कदम बढ़ाया, और हम इसी मौके की ताक में थे। सामने दरवाजे में हमने अपना पैर लगा दिया चुपके से, और धड़ाम चले आ रहे हैं जनाब अर्श से फर्श पर, और हम चंपत। उनके अर्श से फर्श पर पहुंचते ही हम पीछे के रास्ते से आगे घर में आए और भीड़ में गुम हो गए। और बेचारे देवर जी दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को समेटते हुए अंदर आए। जिसने देखा वही ओहो, ओह ये कैसे हुआ, कहकर सहानुभूति के सातों स्वर निकालने लगा। हम भी भीड़ का हिस्सा बने, दुखी होने का नाटक करने लगे, और मन ही मन हंसे। और करोगे बच्चों इश्क, मजा तो आया ही होगा। पर जाने दीदी को कैसे पता चल गया। उन्होंने हमें बुलाया और पूछा, ये सब तुमने किया? हम गाय की तरह सीधे चुपचाप खड़े रहे। पर हाय री किस्मत, आजकल के जमाने में चुप्पी को अपराध स्वीकारना समझा जाता है। ये मुझ मासूम को कहाँ पता था। खैर, बुरी बात तो ये थी कि दीदी को उसकी बात पर भरोसा था, हमारी पर नहीं। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, ये तो हमने सुना था, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। हाय, कितनी जल्दी बदल गई थी मेरी बहन। और हद तो तब हो गई जब कमीने ने, मतलब दीदी के देवर ने, ये कहकर हमारी बेइज्जती कर दी कि अगर मैं पसंद नहीं तो हमें हमारा गिफ्ट वापस कर दीजिए। इतनी बेइज्जती तो हमारी तब भी नहीं होती थी जब चाट वाला हमसे उधारी के पैसे मांगता था, या टिकिया के नाम पर गोलगप्पे वाले को 10 गोलगप्पे हम खा जाते थे और अगली बार टिकिया मांगते तो वो कहता था नहीं है, खत्म हो गई। हमने तुरंत अपनी सखियों को बुलाया और कहा कि लाकर मुंह पर मार दो इसके उपहार और प्यार। पर हमारी एक चतुर सखी ने नैन मटकाए। हम समझ गए दाल काली है। चुपके से निकले और पूछा, क्या बात है? क्या देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो गया? उन्होंने कहा, देश तो नहीं, पर तुम मत हो जाओ इस हरजाई की गुलाम। हमें तो डर लगता है। क्यों, ये जॉर्ज पंचम है क्या? नहीं, पर इसके उपहार को तो देखो। हमने देखा एक छोटा सा मगर प्यारा सा सोने का लॉकेट और छोटी सी नोट थी। हमने मुंह बिचकाया। मांग तो ऐसे रहा है जैसे कोहिनूर हीरा दे गया हो। नोट पढ़ा, उसमें लिखा था, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया।
आप बहुत खूबसूरत हैं। मन तो किया भाग के आईना देखाऊं, पर याद आया तू मत गुलाम हो जाना उस हरजाई की। तो क्या हमें बरगलाना चाहता है? कतई नहीं। हम नेता थोड़ी हैं कि पार्टी बदल लें। सुबह हुई, दीदी की विदाई की घड़ी भी आ गई। दीदी के देवर अभी भी सो रहे थे। हम चुपके से रूम में पहुंचे और उनका गिफ्ट और एक नोट जिसमें हमने लिखा था कि हमारी जिंदगी से दफा हो जाइए, उनके पास रख के आने लगे। पर कमबख्त टीवी सीरियल की सास की तरह हमेशा हम पर ही नजर रखता था। तुरंत उठ बैठा और बोला, एक कप चाय पिला दीजिए और आदत डाल लीजिए, अब तो हर रोज आपकी चाय के साथ ही होगी। हमने जहरीली नजरों से उन्हें देखा और कहा, नोट पढ़ लेना। उन्होंने कहा, ऐसा ना देखो, हम जा नहीं पाएंगे। कमबख्त आशिकों की यही दिक्कत है, महबूबा की इनकार भी उन्हें इकरार लगती है। खैर, दीदी की विदाई हो गई और हम उसे सबक भी नहीं सिखा पाए। गुस्सा तो खुद पर आ रहा था। पहली बार किसी टास्क में फेल हुई थी। अंदर आई तो गिफ्ट वही रूम में था जिसमें सिर्फ नोट लिया गया था और एक और नोट लिख कर छोड़ा था। उदास मत होना, तुम्हें भी जल्दी ही ले जाऊंगा। दीदी तो ससुराल चली गई, उनके साथ उनका वो नामुराद देवर भी चला गया। बस हमारे सीने में एक खंजर घोंप गया। क्या कहा था? उदास मत होना, जल्दी ही लेने आऊंगा। कमबख्त जब जब उसकी बात याद आती थी, खून खोलने लगता था। जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं और दीदी के देवर लोट डलहौजी, जो हड़प नीति के तहत हमें हड़पना चाहते हो। हमारा शिकार सामने था और हम चूक गए। इतनी बड़ी हार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे अच्छा तो हम हल्दी घाटी की लड़ाई हार जाते। हम ना जी पा रहे थे और ना मर पा रहे थे। बस गुस्से और जलन से हमारा रंग काला होता जा रहा था, ऐसा हमें लगता था। और जाने क्यों हमारी सहेलियों को यही लगता था कि हम उसके प्यार में गिरफ्तार हो गए। भगवान दोस्त दे, पर जिसे दुश्मन देना हो उसे हमारी सहेलियां दे दे। फिर उन्हें दुश्मन की क्या जरूरत। खैर, दिन गुजर रहे थे इसी उम्मीद में कि कुछ तरकीब निकाल ही लेंगे कि एक दिन जनाब का कॉल आया पापा के फोन पर। आ तो हमारे भी फोन पर जाता, पर आए कैसे? हमने उन्हें ब्लॉक जो कर रखा था। तो पहले उन्होंने पापा को मक्खन लगाया, फिर माँ को, और फिर माँ ने फोन हमें पकड़ाया। अच्छे से बात करना, जैसे उनको खुद की बेटी पर भरोसा ही नहीं हो। अब फोन हमारे हाथ में था और हम पापा जी सामने थे, तो हम बन गई तहजीब की मूरत। और पहली बार हमने किसी को इज्जत दी, वो भी इतनी ज्यादा। उन्होंने हमारी इस मजबूरी का बखूबी फायदा उठाया। पेश है हमारी बातचीत के कुछ अंश। हेलो, हमने होले से कहा। हेलो जान, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जानते हुए भी कि मम्मी पापा के सामने हम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जी नमस्ते, हमने विवाह फिल्म की पूनम की तरह शर्माते हुए कहा। ओहो, क्या बात है, मार डालोगी क्या इतनी इज्जत देकर? उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। जी, हमारी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, हमने बात बनाई। छोड़ो यार, क्या पढ़ाई क्या लिखाई, हमने तो जब से तुम्हें देखा है हमारा सब खत्म हो गया। हम तो तुम्हारे पीछे दीवाने हुए पड़े हैं, पृथ्वीराज चौहान की तरह। ना दिन को चैन है ना रात को सुकून, हर वक्त बस तुम्हारा ही चेहरा नजरों के सामने घूमता रहता है। इतना तो चकोर भी चांद को ना ताकता होगा जितना हमने तुम्हारी फोटो को निहारा है। उन्होंने आशिक बनते हुए कहा। जी ठीक है, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। हमने फोन रखने का बहाना बनाया। जान, हम तुम्हारे पीछे कॉलेज क्या जहन्नुम तक आ जाएंगे, बस तुम एक बार हाँ कह दो, फिर देखो। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हमारे दिल का भी जो तुम्हारे पास है। लव यू, कहकर उन्होंने फोन कॉल काट दी। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। इससे अच्छा तो हम खेसारी लाल के गाने सुन लेते। ठीक है। और पापा ने पूछा, क्या कह रहे थे बेटा वो? कुछ नहीं पापा, बस पढ़ाई लिखाई के बारे में ही पूछ रहे थे। हमने सिर झुकाकर कहा। बड़े नेक दिल हैं दामाद जी की तरह है उनके भाई साहब, तो दामाद बना लो, हमने चिढ़कर कहा। क्या? माँ चौंकी। कुछ नहीं, हमने कहा आपने ठीक कहा, बड़े ही संस्कारी हैं, बाबा राम रहीम की तरह। कुछ भी बक रही हो, पागल हो गई हो क्या? माँ ने आंखें तरेरी। आप तक तो नहीं, जल्दी ही हो जाएंगे, हमने पैर पटकते हुए कहा और वहां से निकल गए। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमने सोचा, और वो बिना हमारी दुष्ट सहेलियों के संभव नहीं था। सो अमित शाह के सलाह की तरह हमने उनकी सलाह ली और उन्होंने हमें सलाह दी
कि हम दो चार बॉयफ्रेंड बना ले, ताकि वो मुआ दीदी का देवर हमसे दूर हो जाए। क्या गारंटी है कि वो इससे हमें छोड़ देगा? हमने अविश्वास से कहा, देश की जनता की तरह। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया किसी मंझे हुए नेता की तरह। फिर क्या था, हमने हरी झंडी दे दी। बहुत सारे मंजनुओं की इसकी ट्रेन चल पड़ी। हमने उन्हें सेना की तरह ट्रेंड किया कि किसी भी कीमत पर हमारा साथ नहीं छोड़ना, और सामने कोई भी आशिक हो उसे पाकिस्तान और चीन समझना। फिर हमें एक दिन माँ ने बताया कि दीदी के घर छठ पूजा है और उसमें हमें बुलाया है। वाह, अब आएगा मजा। हम मन ही मन हंसे। बस एक बार पहुंच जाएं दीदी के घर, फिर तो बेटा कोरोना बनकर देवर जी के रग रग में ना फैल गए तो हमारा भी नाम छोड़िए। अब अगले हिस्से में बताएंगे। तो जनाब, हमने आशिकों की अच्छी खासी फौज तैयार कर ली और मन ही मन खुश होते हुए दीदी के घर छठ पूजा में पहुंच गए। वहां हमारा स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से हुआ, एकदम शाही अंदाज में। और बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक छठ पूजा अच्छी तरह संपन्न हो गई। अब मेरी घर वापसी की बारी थी। मैं हैरान थी कि जनाब ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। बस पूरे टाइम हमें यूं देखते रहे जैसे चकोर चांद को देखता है। हमने भी सोचा चलो अच्छा है, शायद अकल ठिकाने आ गई होगी कि हम उनके बस की बात नहीं। अब शरीफ तो हम बचपन से ही हैं, तो जानबूझकर क्यों लड़ते। सो हम भी खुशी खुशी घर लौटने की तैयारी करने लगे। पर ऐन वक्त पर दीदी ने हमें रोक लिया और जिद करने लगी कि आई हो तो दो चार दिन रह कर ही जाओ, और पापा की अनुमति भी ले ली। तो मन मारकर हमें रुकना ही पड़ा, क्योंकि दीदी के देवर पिछले कई महीनों से हमारे सिर का वो दर्द बने हुए थे जो नवरत्न तेल की चंपी से भी खत्म नहीं हो रहा था। और अब उसी सिरदर्द के साथ दो चार दिन और। हे भगवान, कहाँ फंस गई। मैंने आसमान को यूं देखा जैसे भगवान अभी प्रकट होंगे हमारी मदद को, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा शायद ये ईश्वर की ही मर्जी है, वो भी चाहता है कि मेरा बदला पूरा हो। और मारे खुशी के हमारी आंखें यूं चमकी जैसे अंधेरे में बिल्ली की चमकती हैं। और आखिरकार वो समय भी आ गया जिसका हमें इंतजार था। अगले दिन दीदी और जीजाजी मार्केट जा रहे थे। उन्होंने हमें हिदायत दी कि हम कुछ घंटों में आ जाएंगे, तुम लोग खाना पीना खा लेना और आराम करना। कसम से उस टाइम एक पल के लिए तो लगा कि दीदी हमें भूखे शेर के पिंजरे में डालकर जा रही है। पर फिर कुछ सोचकर मैं खुश हो गई। थोड़ी देर में मैं किचन में थी, सोचा चाय और कुछ स्नैक्स बना लूं, फिर आराम से टीवी देखूंगी, क्योंकि खाना खाने का मतलब था उनको भी पूछना, और मैं खुद से किसी रिस्क को लेना नहीं चाहती थी। मैं किचन में आ गई, अभी चाय चीनी डालकर पलटी ही थी कि उनसे टकरा गई। वो ठीक मेरे पीछे खड़े थे। ये क्या बदतमीजी है। मैंने उन्हें घूरा। मोहतरमा, ये तो प्यार है, बदतमीजी नहीं। उन्होंने हमारी आंखों में आंखें डालकर कहा और हमारे करीब आते हुए बोले, हर बार नजरें क्यों तेरी ओर मुड़ जाती हैं, अनजानी राहें क्यों तुझसे ही जुड़ जाती हैं। कुछ तो अलग सा है राब्ता तेरे मेरे दरमियान, कि ख्वाब आंखें देखती हैं और नींद मेरी उड़ जाती है। यहाँ कोई टीवी सीरियल का सीन नहीं चल रहा है, समझे। दूर रहिए हमसे। हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। समझ तो तुम नहीं रही हो, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ तुम और मैं। उनकी आंखों में मोहब्बत थी। अच्छा, आप जानते हैं हमारे कई सारे बॉयफ्रेंड हैं। हमने यूं कहा जैसे हम कोई 30 मार खा हों। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हाथ कंगना को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहकर हमने अपना मोबाइल उठाया और लगाया अपने एक आशिक को। तभी उन्होंने तपाक से हमारे हाथ से फोन छीन लिया और जाने बाहर जाकर उसे क्या कहा कि वो कमबख्त हमारा आशिक हमें दीदी कहने लगा। नामुराद। इसी तरह हमारे सारे के सारे आशिकों ने उनके सामने यूं हथियार डाल दिए जैसे वो किम जोंग उन हो। खैर, हमारे तर्कस के तीर तो खत्म हो चुके थे, सो अब हथियार डालने की बारी हमारी थी। देखिए, हमने कहा। जी दिखाइए, उन्होंने कहा। मेरा मतलब है कि मैं झल्ला रही थी। जी, प्यार में मतलब की के लिए जगह नहीं होती। और उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अरे आप सुनिए तो सही, हमने खिंचकर कहा। जी आप सुनाइए तो सही। हमारे कान कब से तरस रहे हैं आपके मुंह से वो 3 जादुई शब्द सुनने के लिए, उन्होंने बेसब्री से कहा और हमारे करीब आ गए। हमने भी आव देखा ना ताव उनका हाथ पकड़ा और हॉल में आ गए और उन्हें सामने लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तो हम भी उनके सामने ही बैठ गए और धीरे से अपनी बात शुरू की। देखिए, आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं है।
हमें आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और प्यार जोर जबरदस्ती से तो होता नहीं। हमने उनकी आंखों में देखा। पर तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हम एक हो सकते? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? धीरे धीरे तुमको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और तुमने सुना नहीं कि प्यार उससे करना चाहिए जो तुमको चाहे, उससे नहीं जिसे तुम चाहो। उन्होंने तड़प कर कहा। यही तो गलतफहमी है आपकी, और सिर्फ आपकी ही नहीं, दुनिया भर की ये गलतफहमी है। सबको लगता है कि प्यार के बदले प्यार ही मिले, और जो लोग सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए प्यार कर लेते हैं, उन्हें शादी के बाद या यूं कहूँ जीवन भर किसी ना किसी से प्यार होता रहता है। और हम ऐसा नहीं चाहते। हमने उनकी ओर देखा। अच्छा ऐसा है, तो क्या गारंटी है कि तुमको जिससे प्यार होगा उसे भी तुमसे प्यार होगा ही? उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में कहा। ना करे तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो उससे प्यार होगा। और इस बात का सुकून भी कि वो प्यार हमें खुद होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। और प्यार में पाना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। कहकर हम मुस्कुराए। अच्छा, फिर तो मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। मैं भी तो देखूं कौन है वो खुश नसीब। उदासी में डूबी उनकी आवाज आई। देख लीजिएगा, वो सबसे अलग होगा। हमने चहक कर कहा। हाँ लगता है दूसरी दुनिया से आएगा, उन्होंने कहा। जी, दूसरी दुनिया का ही होगा, क्योंकि इस दुनिया के लोगों से तो हमें प्यार होने से रहा। कहकर हमने उन्हें आंख मारी। तभी कुछ जलने की गंध आई। कुछ जल रहा है क्या? हमने कहा। जी, हमारा दिल। कहकर उन्होंने अपना दिल थाम लिया। अरे नहीं, कहकर हम किचन में दौड़े। देखा तो चाय पूरी जल चुकी थी, जिसमें से धुआं उठ रहा था। हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। बदहवासी में हम हाथ में ही चाय का बर्तन उठाने लगे। उन्होंने पीछे से आकर हमसे पहले ही उसे उठा लिया और स्लैब पर पटक दिया। पूरी तरह पागल हो क्या? जलता हुआ बर्तन कोई हाथ से उठाता है? बेवकूफ कहीं की। वो गुस्से से भरे हुए थे। हमने उनकी हथेली को देखा, जिसमें बर्तन पकड़ने की शेप में जलने के निशान थे। हम दौड़कर बाथरूम में पेस्ट लेकर आए और उनकी हथेली पर लगाने लगे। हमारी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें डांटा, बल्कि इसलिए कि हमारी वजह से उनका हाथ जल रहा था और उनकी नजरें प्यार से भरी हुई हमें देख रही थी। दो दिल मिल रहे थे, मगर चुपके चुपके। सबको हो रही थी खबर, मगर चुपके चुपके। दरवाजे पर दीदी खड़ी थी, और हम दोनों को इतना करीब खड़ा देखकर उन्होंने कुछ और ही समझ लिया था। हे भगवान, अब इसे भी समझाना पड़ेगा फिर से। कहकर मैंने अपना सिर पीट लिया, और वो हमारी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। तो दीदी वापस आई थी अपना पर्स लेने, जो वो घर पर ही भूल गई थी। जाते हुए बोली, हमें तो पहले से ही पता था तुम दोनों का कुछ चल रहा है, पर इतना कुछ चल रहा है ये नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ हमें पर्स की वजह से वापस आना पड़ा, पर यहाँ तो वो कहते हैं ना, सजना जालिम है दिल की लगी का सीन चल रहा है। लगे रहो तुम दोनों, पर जरा हम बुजुर्गों का ख्याल भी कर लेना। इतने बेशर्मी अच्छी नहीं। कहती हुई दीदी ने अपना पर्स लिया और खुद को हम आपके हैं कौन वाली भाभी समझकर मुस्कुराती हुई चली गई। ये दीदी भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हैं। कहकर हमने सिर झटका। आप देखो, तुम मुझे मत दोष मत देना, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने कहा प्यार नहीं करती, हमने मान लिया, पर अब इसके आगे भाभी कुछ भी करेगी तो या कहेगी तो भाई मेरा दोस्त नहीं होगा। कहकर दीदी के देवर मुस्कुराए। अब आप ना फिर से रोमियो ना बने, दीदी को हम मना लेंगे और वो ज्यादा ख्वाब ना पाले प्लीज। कहकर हमने मुंह बिचकाया। अब तुम्हारे चक्कर में हाथ तो चला लिया, अब तुम रांझा बनाओ, मंजनू बनाओ या रोमियो बनाओ। फिलहाल तो हम चाय का बर्तन धोने जा रहे हैं, वरना भाभी कहेगी हम प्यार में उलझे रहे और बर्तन जल गया। कहकर वो प्यार से मुस्कुराए। आपकी मर्जी, जाएं जो करना है करें, हमें क्या। कहकर हम रूम में आ गए। कसम से मजा तो इतना आया कि क्या बताएं। दिल में तो आया इन्हें दो चार घरों में काम कर पर रखवा दें। शाम तक पूरे घर में हमारी आशिकी के चर्चे थे। जीजाजी तो यूं मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने वीरप्पन को पकड़ लिया हो। तो बस हमने ठान लिया कि सुबह पहली गाड़ी से हम घर लौट जाएंगे। सांझ ढले, हम छत पर थे। बचपन की आदत है चांद से बात करने की। चांद ना हुआ, शहजादा सलीम हो गया। अब जनाब कब से हमारे पीछे खड़े थे हमें पता ही नहीं चला। उन दिनों हमारा एंटीना कुछ कैच ही नहीं कर पाता था।
हमने कहा, फरमाइए। उन्होंने कहा, तुम किसी से गुफ्तगू कर रही थी। हमने कहा, जी। उन्होंने कहा, किससे? हमने कहा, अपने महबूब से। हमारा मतलब है चांद से। अच्छा, पहली बार देख रहा हूं चांद को चांद से बात करते हुए, उन्होंने हैरत से कहा। देखिए, आप अब न्यूज़ चैनल के एंकर की तरह शुरू मत हो जाइएगा बिना किसी मुद्दे के, हमने कहा। उन्होंने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ ना, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं है। क्यों? हम ताजमहल हैं क्या कि दीदार जरूरी है? हमने गुस्से में कहा। नहीं, तुम तो हमारी मुमताज हो, जिसके लिए हम ताजमहल तो क्या, एफिल टावर भी बनवा देंगे। उन्होंने खुद को सहाजा समझते हुए कहा। अच्छा, फिलहाल तो आप हमें सुबह हमारे घर पहुंचा दीजिए, यहाँ रहे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तुम्हें हम पर थोड़ी भी दया नहीं आती? तुम्हारी नजरों के खंजर से हमारा दिल घायल हो चुका है, दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम भले प्यार ना करो, पर नजर के सामने होती हो तो एक सुकून सा रहता है दिल को, और तुम हमसे हमारा सुकून भी छीनना चाहती हो। उन्होंने सीरियस होकर कहा। लगा जाने अब क्या होगा। इनकी गंभीरता देखकर एक बारगी हमारा तो दिल ढलते सूरज की तरह बैठने लगा। जाने अब क्या होगा। तो मेहरबान कद्रदान साहिबान दीदी के देवर से जान बचाने का एक ही तरीका बचा था हमारे पास, वो था वहां से निकल जाना। सो पाकिस्तान में फंसे भारतीय जासूस की तरह हमने साम दाम दंड भेद लगाया और दीदी को मना लिया हमें घर भेजने के लिए। मुसीबत ये थी कि हमें घर छोड़ने कौन आ रहा था? जालिम अलाउद्दीन खिलजी, देवर जी। पर हम क्या पद्मावती से कम थे? उन्होंने गाड़ी निकाली और हमारे साथ चलने वाली इस लॉन्ग ड्राइव के लिए मुस्कुराए। दीदी ने हमारे जाने से उपजने वाले दुख पर विरह के आंसू बहाए और हम सबके अरमानों का बोझ उठाए दिल दिल ही दिल में मुस्कुराए निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने गाना बजाया। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा था। हमारा दिमाग घूम गया और हमने भी अपने मोबाइल में बजा दिया। ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। उन्होंने फिर लगाया। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और हमने बजाया। कुछ ऐसा कर कमाल की तेरी हो जाऊं मैं, किसी और की हूं फिलहाल मैं तेरी हो जाऊं। फिर क्या था, उन्होंने बहुत सारे गाने बजाए और हम आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगे। कुछ दूर निकले होंगे कि जनाब ने गाड़ी रोक दी। हमने पूछा, क्या हुआ? तो कहते हैं, यह बहुत सुंदर डैम है, देखते हुए चलेंगे। हमने कहा, हमें कहीं नहीं जाना, घर चलिए। उन्होंने कहा, प्लीज चलो ना, डैम देखोगी तो सब कुछ भूल जाओगी और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा रहेगा। हमने कहा, क्यों भाई, सुसाइड हमें करनी नहीं, नहाए हम सुबह से ही हैं, तो डैम क्यों जाएंगे? चलो ना, इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ में गुजार लेंगे। उन्होंने मनहार भरे स्वर में कहा। देखिए, दीदी की वजह से हम भले ही कुछ ना बोले हों, पर एक चीज जान लीजिए, यहाँ नदिया के पार की शूटिंग नहीं चल रही है कि नाच नाच कर हम गाने लगेंगे कि कौन दिशा में लेके चले रे बटोइया, रे जरा ठहर ठहर ये सुनी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे, कहकर हमने मुंह फेर लिया। फिर क्या, उनके प्लान की बैंड बज गई और हमारे दिल में सितारे बजने लगे। लेकिन शायद इस बार उनको बुरा लग गया, बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी चलाने लगे और हम घर पहुंच गए। मम्मी ने जिद की कि उनको अंदर आने के लिए, पर शायद ज्यादा दुखी थे रास्ते में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से, सो दरवाजे से ही लौट गए, उधार लिए आदमी की तरह मुंह लटकाए। मम्मी हम पर बरसी, तूने जरूर कुछ किया होगा। हम क्या करेंगे, हमारे सिर पर सींग उगे हैं, जो मार दिए होंगे उन्हें, कहकर हम अपने कमरे में चले गए। पर जो भी हो, आखिरकार हमारा बदला पूरा हुआ। अगले दिन हम मजे से फ्रेश मूड में उठे और नहा धोकर सहेलियों के साथ कॉलेज की ओर चले, मानो अपने राजमहल को जा रहे हों। एक बात बता दें आप सबको, कॉलेज में हमारी बहुत धाक थी। नवंबर का महीना, हल्की हल्की ठंड, उस पर कैंटीन की गर्म चाय, वाह क्या कहना। तो चाय वाय छुड़क कर हम क्लास की ओर जा रहे थे।
कि दो हीरो टाइप लौंडे हमारे सामने टपक पड़े। मैडम सुनिए, उनमें से एक बोला। बको, हमारा मतलब है बोलो, हमने कहा। वो मेरे दोस्त की फॉर्म जमा करवानी थी। उसने डरते डरते कहा, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये कॉलेज हमारे चच्चा का है या हमारे अब्बा हुजूर ने बनवाई है? हमने डपट कर पूछा। जी हमें नहीं पता, हम आपके चच्चा को नहीं जानते और आपके अब्बा जान को भी नहीं, दूसरे ने मासूमियत से कहा। अब क्या था, सबकी हंसी निकलती है, हमारे ठहाके निकल गए और हमने मन ही मन सोचा, ये सब गधे हमें ही क्यों मिलते हैं। तो आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे, पर जनाब दीदी के देवर का कोई अता पता ही नहीं था। ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। गधे के सिर से सींग की तरह मानो वो गायब ही हो गए थे। हम भी अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थे। जो दो सीधे साधे गधे हमें कॉलेज में मिले थे, उनमें से एक हमारा दीवाना था, पर कभी खुलकर कुछ बोला नहीं था उसने। उस पर हमें रोब चलाने का बड़ा मजा आता था, किसी दरोगा की तरह, और वो भी चुपचाप हमारी सारी बातें सुनता था किसी सिपाही की तरह। ना कभी टोकता था, ना कभी किसी चीज़ के लिए रोकता। उल्टी वो एक बात हमेशा कहता कि एक जिंदगी मिली है, जितना ऐश करना है कर लो, कल किसने देखा है। नाम था उसका राज। दिखने में बड़ा ही हैंडसम था, पर कहते हैं ना कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है। हम बस धरती पर आकर उनसे मिल लेते हैं, पर कभी कभी हम गलत आदमी से मिल लेते हैं, जैसे हमें वो दीदी के देवर से मिलकर लगा था। पर ये राज, ये तो कमाल का बंदा था, एकदम बिंदास। तो इस राज के सीधेपन के हम तो भाई कायल हो रहे थे। वो बिना सवाल किए हमारे सारे नखरे उठाता था, हमारी सारी बातें मानता था और हम मजे से जिंदगी जी रहे थे। पर पता नहीं हमारी सहेलियों को उतना पसंद नहीं था। हमेशा मुझे कहती थी कि ज़्यादा मक्खन लगाने वाले लोग मक्खन की तरह चिकने कैरेक्टर के होते हैं, जो कभी भी कहीं भी फिसल सकते हैं, तो तुम जरा इससे दूर ही रहा करो। इससे अच्छा तो तुम्हारा वो दीदी का देवर था। अच्छा, दीदी के देवर अच्छे थे तो तब हमें क्यों रोका था तुम लोगों ने? हमने मुंह फुलाकर कहा। तब हमें क्या पता था कि तुम बटर के चक्कर में पड़कर नॉन बन जाओगी, कहकर वो हमें समझाने लगी। पर हमारी समझ में ये समझदारी की बातें आती कहाँ थी। यूं ही दिन गुजरते रहे और 1 महीना और बीत गया। अब राज से हमारी फ़ोन पर भी बातचीत होने लगी थी। हम थोड़े करीब आ गए थे। 1 हफ्ते बाद ही वैलेंटाइन डे था। राज ने हमें मनाया कि वैलेंटाइन डे वाले दिन हम उससे मिले। मन में तो हमारे भी था कि शायद वो हमें प्रपोज करना चाहता है, तो मिलकर देखना चाहिए। पर कमबख्त सी प्यार वाली कोई फीलिंग अभी तक आई ही नहीं थी। और दूसरी तरफ अकेले में हमेशा ध्यान दीदी की देवर की तरफ चला जाता। इतने दिन हो गए, आखिर वो हैं कहाँ? बड़ी लंबी लंबी हाँकते थे, प्यार है, हम उनकी दुनिया हैं, हो गया प्यार, टाइम टाइम फिर लगता हम ही पागल हैं। इतनी मुश्किल से तो खुद से उनको दूर किया है और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। कहीं हम हमें उनसे प्यार तो नहीं हो गया? बस उनसे और हमें प्यार कभी नहीं। कभी कभी हम अकेले में ये भी सोचते कि कमी कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं। आजकल कोई भी उस तरह हमें क्यों नहीं अच्छा लगा, जैसे फिल्मों में होता है। उसके मिलने पर धड़कनों का तेज होना, बालों का उड़ना, हवाओं का बहना, क्या ये सब बकवास बातें होती हैं? दीदी के देवर के लिए ऐसा नहीं लगा, राज के लिए नहीं लगा, तो आखिर कौन होगा वो? सोचते सोचते हमारा ध्यान उस दिन पर चला जाता जब जलते हुए चाय के बर्तन को दीदी के देवर ने अपने हाथों से उठा लिया था। पर क्यों? मतलब हम जितना चाहते कि उनके बारे में ना सोचे, उतना ही उनके बारे में सोचते रहते। दीदी से बात भी होती तो दीदी दुनिया जहान की सारी बातें करती, पर उनकी एक बात नहीं। कहाँ तो लगा था कि हम आपके हैं कौन की भाभी ही हैं, और अब देखो, देवर भी बदल गया और बहन भी बदल गई। फिर वो दिन भी आ गया, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। राज ने मिलने के लिए 1 बजे का समय दिया था। हमने अपनी सहेलियों से कहा साथ चलने को, पर जाने क्यों कोई भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हुई। हम भी समझ गए कि जलन के मारे वो हमारे साथ नहीं जा रही। जलती होंगी, राज इतना स्मार्ट है, इतना चाहता है हमें। खैर कोई नहीं, हम अकेले ही जाने को तैयार हो गए। हमने अपनी स्कूटी निकाली और चल दिए न्यूक्लियर मॉल, जहां हमें राज से मिलना था। बस एक उत्सुकता थी कि क्या वो हमें प्रपोज करेगा। मन में बहुत से सवाल लिए हम किसी न्यूज़ चैनल के पत्रकार की तरह न्यूक्लियर मॉल में दाखिल हुए। सामने ही हमें राज मुस्कुराता हुआ किसी गेस्ट की तरह मिल गया।
हम साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि राज हमारे ज़्यादा करीब होकर चल रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। हम तुरंत पलटे और कहा, मियाँ थोड़ी दूरी बनाए रखो, तुम्हारी बेगम नहीं है हम, जो छिपकली की तरह चिपके ही जा रहे हो। नहीं हो तो बना लेंगे, उसने खीसी निपोड़ते हुए कहा। मन में तो आया दो चार तमाचे जड़ दें, फिर ख्याल आया हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से क्या लड़के भाग जाते हैं। कम से कम प्रपोजल तक तो सहन करना ही था। इसके बाद हम मॉल में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जाहिर सी बात है कि उस दिन वैलेंटाइन डे था, तो रेस्टोरेंट के हर कोने में लैला मजनू, हीरा रांझा, सीरी फरहाद, रोमियो जूलियट बैठे हुए थे। राज ने भी एक टेबल बुक करवाई थी। हम दोनों ने वहां जाकर आसन ग्रहण किया। थोड़ी देर तो राज हमें घूरता रहा। शायद अपनी तरफ से वो प्यार से देख रहा था, पर हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी मानो हमें कोई उल्लू घूर रहा हो। फिर राज ने पूछा, क्या मंगवाऊं? और हमारे दिमाग में आया, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे 56 भोग मंगवाएगा। फिर रेस्टोरेंट धर्म निभाते हुए हमने कहा, जो तुम्हारा मन हो मंगवा लो। उसने 2 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और कहा, पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर कुछ खाने को मंगवाते हैं। हमने भी हाँ में सिर हिला दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि हमारे पेट में चूहे दौड़ा दौड़ी खेल रहे थे। अगर हम अपनी सहेलियों के साथ आए होते तो 2-4 प्लेट पनीर चिल्ली, चाउमीन, चाट तो निगल ही गए होते, पर कमबख्त यहाँ तो एक्टिंग करनी ही पड़ रही थी। अचानक राज ने अपने साथ लाए भानुमति के पिटारे, हमारा मतलब है बैग में से एक कार्ड निकाला, लाल गुलाबों वाला, और कहा, ये तुम्हारे लिए। हमने कार्ड ले लिया और उलट पुलट कर देख लिया, फिर उसे रख दिया। सच पूछो तो न जाने क्यों हमें ये कार्ड में लगे फूल सब एक तरह से फालतूगिरी लगती है, पर फिर भी हमने ले लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने बैग में फिर से हाथ डाला और हमें यूं देखा मानो अलादीन का चिराग निकाल रहा हो। हम एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसने एक लाल गुलाब का फूल निकाला और कहा, गुलाब के लिए गुलाब। हमने अपनी तारीफ सुनी और शरमाए और गुलाब का फूल ले लिया। पर ये क्या, उसने तो हमारा हाथ पकड़ लिया मानो अभी हमारे फेरे होने वाले हों। हमने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की तो उसका हाथ और कस गया। वो थोड़ा हमारी तरफ झुका। हम घबराए और उसने कहा, सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार। अचानक उसका फ़ोन कबाब में हड्डी की तरह घनघना उठा। उसने फ़ोन उठाया और हमारी तरफ मुखातिब होते हुए बोला, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, तुम तब तक कोल्ड ड्रिंक पियो। हमने कहा, कोई नहीं, आराम से आओ। सच कहूँ तो उसके इस तरह हाथ पकड़ने से हम थोड़े नर्वस महसूस कर रहे थे। हमने आराम से कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई, रेस्टोरेंट में चारों तरफ नज़र घुमाई। हर तरफ जिसके हाथ में देखो मोबाइल, मानो सब मरने वाले हों और आज ही की आज उनकी फ़ोटो पर हार चढ़ने वाली हो। हमें ये मोबाइल वाली चौंचले भी पसंद नहीं थे। जहाँ देखो वहीं आदमी ज़िंदगी जीने से ज़्यादा मोबाइल में कैद होने के लिए मरा जा रहा है। खैर, हमने इतराते हुए अदा के साथ नज़ाकत से कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अपने मुंह से लगाया। कभी एक घूंट भी नहीं भरा था कि तड़ाक से एक हाथ हमारी टेबल के ऊपर आकर पड़ा, जैसे कोई परमाणु बम फूटा हो, और हमारी कोल्ड ड्रिंक चकनाचूर होकर जमीन पर घूमने लगी, मानो मोक्ष को प्राप्त हो गई हो। हमने घबराकर नजरें ऊपर उठाई और चीख पड़े, आप, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी। हमने फिर से कोकिला बेन के रसोड़े में कौन है की तर्ज पर दोहराया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और बदले में किसी पुलिस अधिकारी की तरह उन्होंने कहा, वही तो मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम इस घटिया लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हो? घटिया किसे कहा आपने? दोस्त है वो मेरा। अब हमारा खून उबल रहा था। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। मैंने देखा उसकी निगाहें किसी स्पाउस कैमरे की तरह राज के दिए हुए कार्ड और फूलों की तरफ थी। अब तक रेस्टोरेंट के बाकी लोगों को खबर हो चुकी थी कि जरूर यहाँ कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, तो बाकी लोगों की नज़रें भी हमें यूं घूर रही थी जैसे हम घर से भागी हुई पत्नी हों और दीदी के देवर हमारे पति। हमें दीदी के देवर का यूं आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अच्छा खासा सलीम अनारकली से अपने इश्क का इजहार करने वाला था, और बीच में ये बादशाह अकबर न जाने कहाँ से कूद गए। सच कहूँ तो हमारा दिल कह रहा था कि हम अकबर रूपी इस दीदी के देवर को जिंदा रेस्टोरेंट में चुनवा दें और इतिहास ही बदल दें। पर ये ऐसी जगह थी जहां हम कोई क्रांति नहीं करना चाहते थे। तो आप हमारी जासूसी कर रहे थे? हमने उन्हें घूरते हुए पूछा। क्यों ना करें, प्यार करते हैं तुमसे तो जासूसी तो करेंगे ही ना।
और तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। न जाना न पहचाना, चली आई वैलेंटाइन डे मनाने, वो भी अकेले। आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं उसे, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। हमने राज का पक्ष यूं लिया जैसे किसी पार्टी का नेता अपने बागी विधायकों का लेता है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो तुम्हारी वीडियो बना रहा था, तुम्हारी फोटो निकाल रहा था। उन्होंने हमें घूरते हुए पूछा। वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो हमारे साथ ही बैठा था। अब हमें थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था, मानो फरवरी ना हो, अप्रैल का महीना हो। लो खुद ही देख लो। तुम ही कहती हो ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहकर उन्होंने अपना फोन आगे बढ़ाया। हमने देखा तो हमारे आंसू निकल गए। उसमें हमारे मॉल में आने से लेकर कार्ड और फूल देने तक के सारे फोटोज मौजूद थे। हमने गुस्से से बैक बटन दबाया और होने वाले स्क्रीन पर आ गए। हमने देखा दीदी के देवर की होम स्क्रीन पर हमारी फोटो थी। हमारी फोटो देखकर दिल में एक हुक सी उठी, या यूं समझे थोड़ा सा दर्द जैसा हुआ। फिर हमें कुछ याद आया। हमने कहा, हम ये कैसे मान ले कि ये फोटो उसने क्लिक करवाई है? आप भी तो कर सकते हैं। उन्होंने गुस्से से हमारी ओर देखा और बोले, तुम्हें समझाना मतलब दीवार से सिर फोड़ना है। तुम घर जाओ, मैं शाम को कॉल करता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा। हमारे पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, कहकर हम वहाँ से उठे। उनकी आवाज़ हमारे कानों से टकराई। अच्छे से जाना, मैं शाम को सब बताता हूँ। शाम को अब बचा ही क्या है बताने को। खुद से बड़बड़ाते हुए हम मॉल से बाहर निकल ही रहे थे कि हमारे दिमाग में एक ही गाना बज रहा था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तो हम गुस्से से वहां से बाहर निकले, अपना पुष्पक विमान स्कूटी निकाला और उस पर सवार होकर हवा से बातें करने लगी। मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारा गुस्सा और खीज भरी हुई थी। हम फ्लाईओवर के ढलान में थे और दीदी के देवर को मन ही मन गालियां दे रहे थे। दिल कर रहा था अभी सामने होते तो उन पर अपनी स्कूटी चढ़ा देते। पता नहीं राज हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, जाने इन महाशय ने उससे क्या क्या कहा होगा। हमारी सोच अपने चरम पर थी कि तभी पीछे से हमारी स्कूटी को जोरदार टक्कर लगी। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और हम संभलते उससे पहले ही स्कूटी के साथ सड़क पर रगड़ खाते हुए धड़ाम से गिरे। शायद स्कूटी भी वहीं अगल बगल में कहीं गिरी। हमारी आंखें गोल गोल घूमकर बंद होने लगी कि एक आवाज़ कानों में गूंजी, साली बॉयफ्रेंड को बुलाएगी, अब बुला। आवाज़ जानी पहचानी थी, पर किसकी ये समझ में नहीं आया। दिल दिमाग सब काम करना बंद कर रहे थे। हमारे चारों तरफ खून फैला था। लोगों की भीड़ हमें घेर कर खड़ी थी और अनगिनत शोर के बीच हमारी सांसें धीमी पड़ती गई और हम बेहोश होते गए। एक्सीडेंट के बाद तो हम बेहोश हो गए, पर जब आंखें खुली तो ऐसा लगा हम स्वर्ग में हैं। एक गहन खामोशी हमारे चारों तरफ थी। अंधकार ही अंधकार पसरा हुआ था। नहीं नहीं, आंखें बंद ही थी शायद हमारी, और बहुत भारी भी। फिर हमने पलकों पर जोर डाला और ये सोचकर अपनी आंखें खोली कि हम स्वर्ग में होंगे, पर हमारी आंखों के सामने ना तो महाराज इंद्र थे और ना ही अप्सराएं, ना ही कोई देवतागण। फिर हमें अपनी छोटी बुद्धि पर तरस आया कि हमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो मतलब ये कि हम नरक में थे। हाय री किस्मत, अब यही देखना बाकी रह गया था। दुखी मन से हमने आंखें खोली। सामने सफ़ेद कपड़ों में एक परी खड़ी थी शायद, और उसके हाथों में जादुई छड़ी की जगह एक छोटा सा इंजेक्शन जैसा कुछ था। मतलब हम परीलोक में थे। फिर हमें ख्याल आया कि ये कौन सी परी है। हमने बालवीर की रानी परी, बाल परी, नटखट परी देखी है, पर ये कौन सी नई इंजेक्शन वाली परी है। तभी वो परी हमारे करीब आई, होले से हमारे हाथों को छुआ और हमारी चीख निकल गई। ये तो हॉस्पिटल है, मतलब हम जिंदा हैं। आप परी नहीं हैं? हमने उनसे आश्चर्य से पूछा। हाँ, हम जिंदा हैं, मतलब कि ठीक हैं, कहते हुए जैसे ही हमने उठने की कोशिश की, हमारी टांगों में दर्द की एक जोरदार लहर उठी। हम अंदर तक तड़प कर रह गए। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, आपके पैर में फ्रैक्चर है, नर्स ने चिंतित होकर कहा। फ्रैक्चर? कहकर हमने अपने हाथों को देखा। ये तो सलामत हैं, या फिल्म के गुंडों की हड्डियों की तरह साफ तो नहीं हो गई। हमारे बाएं हाथ में भी पट्टी लगी हुई थी, सिर पर भी पट्टी। मतलब हम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। अचानक हमें याद आया कि वो दिन जब हमने दीदी के देवर को अपने पैरों में फंसा कर गिरा दिया था और उनकी चोट पर हंस रही थी।
आज हम खुद उसी कंडीशन में लाचार पड़े थे। सच कहे तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे नज़रें मिलाने की। भगवान जाने हम उनका सामना कैसे करेंगे। कितना सताया हमने उन्हें। ठीक ही तो है ना, या तो प्यार या तो इनकार। हम तो जैसे प्यार को खेल समझ बैठे थे। उतने दिनों से हम समझ भी नहीं पाए थे कि उन्हें सताने में हमें मज़ा आता था। हम खुश होते थे उन्हें परेशान देखकर, पर क्यों? हम दिमाग का दही कर ही रहे थे, तभी सफ़ेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र के जेंट्स डॉक्टर अंदर आए। अब कैसा लग रहा है बच्चे? उन्होंने बड़े प्यार से हमसे पूछा। जी, ठीक लग रहा है, हमने भी अदब से कहराते हुए कहा। और बिल्कुल फिल्मों की तरह उन्होंने नर्स की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, इनके घर वालों को बोल दो कि इन्हें होश आ गया है, आकर मिल लें, कितने परेशान हैं सब। जी डॉक्टर, कहकर नर्स बाहर चली गई। बेटा, आप अभी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगी और मेडिसिन टाइम पर लेंगी। आई होप आप जल्दी ही घर जा सकेंगी। ओके? जी, ओके, टेक रेस्ट, कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। दरवाजे पर पापा से उनके बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मम्मी अंदर आई और गंगा जमुना बहाती हुई हमसे लिपट गई। अपने इमोशन में जाने कितने ही देवताओं को उन्होंने धन्यवाद बोला, हम गिन भी नहीं पाए। पर उनका रोना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो उन्हें हंसाने के लिए हमने कहा, बस करो मम्मी, अब मेरे ऊपर ही बैठी रहोगी तो दो चार हड्डियां हमारी और टूट जाएंगी। कितनी बार कहा है थोड़ा घुमा फिरा करो, मोटी होती जा रही हो। पर नहीं, तुम्हें मोहल्ले भर में चुगली करने से फुर्सत मिले तब ना। मम्मी ने मुस्कुराकर हमें देखा और बोली, बस कर, खूब जानती हूँ तुझे, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती मेरी बच्ची। भगवान 100 साल की उम्र दे दामाद जी के भाई को, जिन्होंने समय पर तुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, वरना हम तो तुझे कहती हुई मम्मी फिर से फफक कर रो पड़ी। तो आधा राजपाट लिख दो उनके नाम पर। जब देखो दामाद जी का भाई, दामाद जी के। मेरी बात खत्म होने से पहले ही पापा, दीदी और जीजाजी अंदर आ गए। फिर क्या भरत मिलाप शुरू हुआ, तो लगा मुझे राजगद्दी मिलने के बाद ही खत्म होगा। सबकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर लग रहा था मानो बिहार की कोसी नदी में बाढ़ आ गई हो। शोर सुनकर नर्स अंदर आई और सबको घुसपैठियों की तरह बाहर निकालते हुए बोली, आप सब अब इन्हें आराम करने दीजिए। पर हम जानते थे कि अभी तो राजा राम यानी कि दीदी के देवर का आना बाकी है और उनसे नजरें मिलाने की हमारी हिम्मत ही नहीं थी। सो हमने नर्स से रिक्वेस्ट की कि हमें नींद का इंजेक्शन लगा दे, पर उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे बाद लगाएंगी, अभी मैं रेस्ट करूं। नर्स के जाने के बाद हम आंखें बंद करके लेट गए और महानुभाव का आगमन हुआ। जैसे सास के कदमों की आहट सुनकर नई नवेली दुल्हन चौकन्नी हो जाती है, वैसे ही हमारी आंखें भी बंद थी, पर कान खरगोश की तरह खड़े थे। धीरे धीरे चलकर वो हमारे बेड के पास पहुंची। हम दम साधे सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो आए और हमारे बेड के पास ही बैठ गए। उन्होंने धीरे से हमारी हथेलियों को अपने हाथ में लिया और खामोशी से बैठे रहे। हमें लगा शायद रो रहे थे, पर आंख खोलकर कंफर्म भी तो नहीं कर सकते थे। सो लेटे रहे, पर उनका यूं हमारे हाथों को अपने हाथों में थामना हमारे दर्द को कम कर रहा था। फिर ख्याल आया, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे, और उन्होंने बोलना शुरू किया, तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बेशक सताओ, पर ये क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की। जानती हो तुम्हें इस हाल में देखकर कितनी तकलीफ हो रही है हमें। जानता हूँ बहुत जिद्दी हो तुम, कभी अपने दिल की नहीं सुनोगी, हर चीज में दिमाग जो लगाती हो। पर कैसे समझाऊं तुम्हें कि कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। पिछले 24 घंटे से एक पल को भी सोया नहीं मैं। एक बार के लिए तो लगा मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया। उस दिन तुम्हारे गुस्से से रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जल्दी से बिल भरकर तुम्हारे पीछे निकला था मैं, पर तुम जा चुकी थी। पर मुझे चिंता हो रही थी, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया तो पता चला किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। और जानती हो, पास गया तो मेरी जान हलक में अटक गई थी। बीच सड़क पर तुम खून से लथपथ पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद आज मेरी वजह से तुम यहाँ इस हालात में पड़ी हो। कहते कहते उनका गला भर आया। सुनो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। बस तुम जल्दी से ठीक होकर घर चलो, फिर बेशक मुझसे लड़ लेना। तुम्हारे एक्सीडेंट ने एक चीज़ तो सिखा दिया है,
कि प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। कितना पागल हूँ ना। देखो, आज दिल की बात कर रहा हूँ जो तुम कुछ सुन ही नहीं सकती। पर दिल ये समझता कहाँ है, कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एक सतरंगी लहर मेरे सीने में उतर गई। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे माथे को चूमकर वो जाने को उठे और हमारा हाथ छोड़कर जैसे ही मुड़े, हमारी दिल की धड़कन बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे अचानक प्याज टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं। दिल तो क्या कि उन्हें रोक ले, पर प्याज के कारोबारियों की तरह हमने अपने दिल की बात को अंदर ही रहने दिया। उनके जाने के बाद नर्स आई और हमें नींद का इंजेक्शन लगाकर चली गई। हम उनके ख्यालों में डूबते उतरते नींद में डूब गए। हमारी एक टेंशन राज को लेकर भी थी। हमने हॉस्पिटल से कई बार राज को कॉल किया, पर वो हमारी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। हम बस जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या दीदी की देवर ने उनके साथ कोई बदतमीजी की थी? क्या हमारे होश आने से पहले राज वहां मौजूद था? पर वो हमसे बात ही नहीं कर रहा था। 20 से 25 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मम्मी अक्सर रात को वहीं रुक जाती थी। वैसे तो नर्स हमारी हर ज़रूरत के लिए मौजूद रहती थी, जैसे नर्स ना हो गई हमारी पीए हो गई हो। पर हर सुबह 8 बजे घड़ी के अलार्म की तरह टाइम से दीदी के देवर हमारे लिए नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आते। पर हमारे बीच का झगड़ा, हंसी मजाक, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी हमारे बीच। ना वो कुछ कहते थे और ना हम। बस वो आते, मम्मी से हमारा हाल चाल पूछते, हमने ठीक से खाना खाया रात को या नहीं, अच्छी नींद सोए या नहीं, सब कुछ। थोड़ी देर बाद पापा भी आ जाते और मम्मी उन्हें हमारा ख्याल रखने को कहकर घर चली जाती। मम्मी के जाने के बाद हम चाहते कि वो हमसे लड़े, कुछ कहें, पर नहीं, वही खामोशी, गहरी सी, जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। वो चुपचाप प्लेट में नाश्ता निकालते और हमारी ओर बढ़ा देते, और हम अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप खा लेते। एक दिन जब मम्मी घर गई और दीदी के देवर हमारा नाश्ता लेकर हॉस्पिटल आए, तो पापा ने मम्मी को कॉल किया कि वो नीचे हैं। तो दीदी के देवर मम्मी को छोड़ने के लिए नीचे चले गए। मौका देखकर हमने राज को कॉल लगाई। फोन उठाते ही ना हाय ना हेलो, उसने डायरेक्ट कहा, क्या हुआ? जैसे पत्थर मार रहा हो। कुछ नहीं, पर तुम हमें इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? हमने मनुहार भरे स्वर में कहा। इग्नोर? और उस दिन जो तुमने किया वो क्या था? मैंने क्या किया? मैं हैरान थी। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत धमका रहा था हमें, और उसने जो थप्पड़ मारी हमें, तुम्हें नहीं बताया? उसने गुस्से से कहा। थप्पड़? उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा? वाह, क्या बात है। अब ये अनजान और नादान बनने का नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा, समझी तुम? आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, वरना इस बार। सच में हमें नहीं पता उस दिन उन्होंने क्या किया था। तुम खुद ही तो उठकर बाहर चले गए थे। और जानते हो, उस दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हम हॉस्पिटल में हैं। हमने सुमीत से कहा ताकि वो हमसे अच्छे से बात करे। जानता हूँ, मैंने अपना बदला ले लिया है। उस दिन वो एक्सीडेंट, कहता हुआ वो रुक गया और फ़ोन काट दिया। हमारा दिमाग घूम चुका था। मतलब हमारा एक्सीडेंट उस कमीने राज ने करवाया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। कहते हुए हमने अपनी आंखें बंद कर ली, पर यह देखना भूल गए कि दीदी के देवर जेम्स बॉन्ड की तरह दरवाजे से सब कुछ सुन चुके थे। वो चुपचाप अंदर आए, प्लेट में हमारे लिए पोहा निकाला और हमें दे दिया। हम पोहा खा ही रहे थे कि हमें बहुत जोर से खांसी आ गई। प्लेट हमारे हाथ से छूटने ही वाला था जब उन्होंने हमें आकर थाम लिया। प्लेट हमारे हाथ से लेकर टेबल पर रखा और हमारे माथे पर जोर जोर से फूंक मारने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने खुद को छुड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुमको नॉर्मल कर रहा हूँ। पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। काश तुम छोटी बच्ची होती, जो तुमको संभालना और समझाना आसान होता। पर तुम तो बड़ी होकर भी बच्चों से ज़्यादा जिद्दी और नासमझ हो। आप कहना क्या चाहते हैं? हमने गुस्से से कहा। कुछ भी नहीं, लो पानी पियो। कहकर उन्होंने हमें पानी पिलाया और लेटने में हमारी मदद करने लगे। हम दोनों की बढ़ी हुई धड़कनें चीख चीख कर शोर मचा रही थी, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। या यूं कहूँ कि कोई सुनना ही नहीं चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे बहुएं सास की नहीं सुनना चाहती, या नेता जनता की नहीं सुनते। और ये टीवी चैनल वाले, ये तो किसी की नहीं सुनते।
प्यार प्यार जब तक दोनों तरफ से ना हो तकलीफ देता है, पर जैसे ही दो दिल एक साथ धड़कना शुरू करते हैं, ये प्यार एक खूबसूरत एहसास में बदल जाता है। और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनका प्यार नसीब होता है। पर अगर जानते हुए भी कोई अनजान या मानना ही ना चाहे, अपने प्यार को स्वीकारना ही ना चाहे, तब क्या करे? क्या उसे भुला देना चाहिए, या उससे लड़कर अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहिए, या फिर थोड़ा समय देना चाहिए, खुद को भी और अपने प्यार को भी? हमें प्यार का एहसास तो था, पर उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं थी, या हम मानना ही नहीं चाहते थे। जैसे पाकिस्तान नहीं मानना चाहता कि भारत में आतंक फैलाने का जिम्मेदार वो है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। हमारे पैरों पर पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था और हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिल गई थी। अब कम से कम 2 महीने तो हमें इसी तरह रहना था घर पर। जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे, तो दीदी के देवर हमारे साथ ही थे। उन्होंने डिस्चार्ज से लेकर गाड़ी में बैठने तक में हमारी मदद की, और हम घर आ गए। घर पर हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, जैसे जेल में बंद कैदी हो। हॉस्पिटल में 20 से 25 दिनों का समय कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला था। पर अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पैर पर चढ़े प्लास्टर की वजह से ना चल सकते थे, ना कहीं बाहर जा सकते थे। कभी कभी हमारी सहेलियां हमसे मिलने आती थी, पर वो भी कितना मन बहलाती हमारा। उनका मन तो हम ही बहलाते थे, जो कि खुद बिस्तर पर खटमल की तरह चिपके हुए थे। तो बताइए, हमने क्या किया होगा? हमने अपने भूत, भविष्य और वर्तमान का सूक्ष्म निरीक्षण किया, और तब हमें एहसास हुआ जो हमारी आंखों के सामने था, वो कभी हमें दिखा ही नहीं। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। हमने कभी अपने दिल की सुनी ही नहीं, हमेशा दिमाग चलाते रहे। और नतीजा, गए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। दिल की एक खास बात आप जानते हैं, भीड़ में वो भले ही दुनिया भर की बातें करे, पर अकेले में सिर्फ उसी को याद करता है जिसे सबसे ज्यादा चाहता है। तो इस टूटी टांग ने एक चीज का एहसास तो करवा दिया था, कि हम मिट्टी के मादो हैं, जिसे खुद ही नहीं पता कि हमारा दिल आखिर चाहता क्या है। हमने याद किया, बहुत याद किया उन्हें, और एक दिन उन्हें कॉल लगा दिया, ये सोचकर कि उनसे अपने हाले दिल बयां कर देंगे। कह देंगे उन्हें कि हाँ, हैं हम बेवकूफ, नहीं समझ आती हमें दिल की जुबान। सारी अकड़, सारा गुमान टूट गया, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। प्लीज आइए हमसे मिलने। आपको देखकर टांग तो पता नहीं, दिल का दर्द जरूर कम हो जाएगा। पर हाय रे किस्मत, तू हमेशा हमसे ही दगाबाजी कर जाती है। दीदी की देवर ने फोन उठाया। हमने पूछा कहाँ हैं, और उन्होंने कहा पटना में। पटना में क्या कर रहे हैं? हमने आश्चर्य से पूछा। सीडीएस के एग्जाम की तैयारी के लिए आए हैं। नवंबर में एग्जाम है। वैसे भी अभी शहर में बचा ही क्या है हमारे लिए? उन्होंने बेरुखी से कहा। क्यों, हम नहीं हैं इस शहर में? हमने भी गुमान से कहा। तुम हो, पर मेरी नहीं हो। और वैसे भी मुझे रियलाइज हो गया है कि प्यार जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इस बार आवाज में तल्खी थी। पर हमने तो आपको बताया था ना, मतलब कि बताना चाहते हैं कि हमारी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ी। जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो सुन लो, अब तब तक नहीं आऊंगा तुम्हारे पास जब तक तुम खुद नहीं बुलाओगी। कहकर उन्होंने फोन काट दिया, और हमने अपना माथा पीट लिया। अब कैसे समझाऊं इस सम्राट अकबर को कि बुलाने के लिए ही तो फोन किया था, पर बोल नहीं पाए, क्योंकि हमें लगा कि कहीं हमने कुछ कह दिया तो पता चला वो अपने एग्जाम छोड़कर ना आ जाए। तो जहाँ इतने दिनों बाद हमें एहसास हुआ है, वहीं कुछ महीने और सही, जब उनका एग्जाम हो जाएगा अच्छे से, फिर हम अपने प्यार का इजहार करेंगे। पर पता ना था हमें कि इंतजार करना इतना मुश्किल काम होता है। ना पल कटते, न मिनट, न घंटे, न दिन, और यहाँ तो बात महीनों की थी। आज पता चला कि किसी को प्यार से आप उतना ही याद करते हैं जितना कि नफरत से। आप भला दिन काटने का कोई जरिया ना दिखाई दिया, तो हमने डायरी लिखना शुरू कर दिया। बीच बीच में दीदी जीजाजी भी आते रहते। वो सबकी बातें करते सिवाय उनके। कमबख्त, कोई हमारे दिल के चैन को कोई देखना ही नहीं चाहता था। और एक दिन हमारी सहेलियां क्या खबर लाई पता है? अच्छा, आप लोगों को कैसे पता होगा? आप सब तो हमारी तरह भोले और मासूम हैं। तो पता चला राजमाशे की किसी ने टांग तोड़ दी है। हमारे मुंह से निकला अच्छा हुआ, जैसे को तैसा। पर हमारी सहेलियां चीख पड़ी, बेटा जैसे को तैसा मत कहो, शेर को सवा शेर कहो, और राज पर दीदी का देवर कहो। हमने कहा क्यों? तो कहने लगी कि कॉलेज में राज का दोस्त मिला था, वो बता रहा था कि उस दिन वो और राज मंगला डैम पर पार्टी करने गए थे,
कुछ दोस्तों के साथ। वापसी में सब साथ ही थे आगे पीछे। तभी कुछ लोग आए और हम सबको भगा दिया और राज भी उनके साथ रुक गया। ये कहकर कि पुराना हिसाब है, बराबर करके आता हूँ। अगले दिन राज हॉस्पिटल में मिला अपनी टूटी हुई टांग और कई सारी चोटों के साथ। सच में यार, इस आदमी के कारनामे सुनकर तो इनका मुंह चूमने का मन कर रहा है, मैंने खुश होकर कहा। हमने कहा था ना कि तुम इस हरजाई के गुलाम मत हो जाना, लगता है पूरी तरह से हो गई हो, मेरी सहेलियों ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैंने अपने महाराज को कॉल लगाया इस उम्मीद से कि राज के बहाने ही थोड़ी बात कर लूंगी, पर जनाब ने टका सा जवाब दे दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें इतनी चिंता नहीं है हमारी कि हमारे लिए लोगों की टांग तोड़ते फिरे। दिल तो छलनी हो रहा था उनके इस जवाब से। फिर भी हमने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको हमारी याद नहीं आती? तुम्हें आती है? मेरे नन्हे से सूतली बम के सवाल पर उन्होंने इतना बड़ा सा आलू बम फोड़ा। हमें हमें क्यों आएगी? कभी कभी थोड़ी बहुत यूं ही बस आपके साथ हुई लड़ाइयों को याद कर लेती हूँ। हमने बात को टालने के लिए कहा। ठीक है, तो जिस दिन हमारी इतनी याद आए कि हमारे बिना रह ना सको उस दिन कॉल करना, हमें पढ़ाई भी करनी है। रखो, बाय, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये क्या था? हम फ़ोन हाथ में लिए ठगे से खड़े रह गए। अब देखिए, कोई भी हमें ये नहीं कहेगा कि हमें दीदी की देवर से प्यार हो गया है। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं। जब हम उनकी बात नहीं सुनते थे तो जनाब आगे पीछे घूमते थे, और अब जब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो देख रहे हैं ना आप सब कि वो कितना भाव खा रहे हैं। इतना भाव तो न्यूज़ चैनल वालों ने रिया चक्रवर्ती को भी नहीं दिया जितना हम उन्हें दे रहे हैं। पर सच कहें, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, न किसी काम में मन लगता है। वैसे टूटी हुई टांग से काम हम क्या खाक करेंगे, पर उनकी याद आती है, बहुत आती है। और देख लीजिएगा आप सब, उनकी एग्जाम की वजह से कुछ नहीं कह रहे, पर आने दीजिए उन्हें। तीसरा विश्व युद्ध ना करवा दिया तो हमारा नाम छोड़िए, जाने दीजिए। अब तो जब भी दीदी के देवर का ख्याल आता है तो एक ही बात दिमाग में आती है। उस दिन जब हमें दीदी के देवर ने टका सा जवाब दे दिया तो हम अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। शाम से हमारी सहेलियां आई हमसे मिलने, पर हमने किसी के से सीधे मुंह बात नहीं की। वे लोग भी परेशान थी कि आखिर अब हमें क्या हो गया, अब हम क्या बताएं। फिर सब कुछ बता दिया कि कैसे दीदी के देवर हमें इग्नोर कर रहे हैं। और जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? हंसने लगी, मतलब कि खूब हंसी, और कहती है कि एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अब आप ही बताइए इसका क्या मतलब हुआ? भला क्या हम नीम हैं या वो करेला है? उस दिन के बाद से तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें बस तन्हाई पसंद है, कोई हमारे पास ना आए तो ही अच्छा है। हम अकेले बैठे रहते और सोचते रहते। क्या सोचते हैं ये भी पता नहीं, हाँ पर सोचते ज़रूर हैं। और कभी कभी जब मन भर जाता है सोचने से तो अपनी डायरी के पन्ने रंगने लग जाते हैं। काश हम कोई शायर या कवि होते। क्यों? अरे बाबा, शायर या कवि होते तो जो इतनी डायरी के पन्ने रंग के रखे हैं, कम से कम कुछ अच्छा पढ़ने को तो मिल जाता लोगों को। उनको गए 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। हमारे पैर का प्लास्टर कट चुका था। एक रात हमें नींद नहीं आ रही थी। बार बार फ़ोन निकालते और दीदी के देवर का नंबर डायल कर काट देते। फिर हमें कुछ याद आया, हमने दीदी की शादी की तस्वीरें देखना शुरू की। यूँ तो ज़्यादा हमारी ही सेल्फी थी, पर जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारे फ़ोन में दूर दूर तक नहीं था। क्या ढूंढ रहे थे हम? छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोगों को भी हर बात जाननी होती है। पर ये क्या, अंधेरे में बिल्ली की आंखों की तरह हमारी आंखें चमक उठी। शादी के बाद की दीदी और जीजा जी की सीढ़ियों से उतरते हुए तस्वीर थी, शायद तब की जब हम द्वार छेकाई कर रहे थे। दीदी के देवर दीदी के पीछे खड़े और मुस्कुरा रहे थे। हमारे होठों पर भी मुस्कान तैर गई। हम समझ गए कि वो किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और यूं ही उनकी तस्वीर देखते देखते हमारे मन में ख्याल आया और हमने लिख डाला, यूं जो तुम नाराज हो हमसे, दिल की धड़कन मध्यम सी चलती है, न दिन को चैन न रात को सुकून है साहिब, बस तुम ही को ये हर पल याद करती हैं, तड़पती हैं तेरी यादों में ही मचलती हैं। सुनो ना, आ जाओ एक बार, हम दिल खोल कर रख देंगे। यकीन तुम्हें भी हो जाएगा कि हमारे दिल में तुम्हारी तस्वीर बसती है। वाह!
अब तो हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारे अंदर मिर्जा गालिब की आत्मा आ गई है। यह सच में प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, पर हमने जितनी दफ़ा अपने कलाम को पढ़ा उतनी तो कानों में दफ़ाएं भी नहीं लगती। हम कभी उन्हें याद करते, कभी अपने मन में हजार तरीके सोचते कि उनके आने के बाद क्या करेंगे। फिर खुद ही कह उठते, जनाब एक बार आ तो जाओ। जितना भाव खा रहे हो ना, टमाटर और प्याज की तरह सस्ता ना कर दिया ना तो कहना। पहली बार हमने अपनी लाइफ में किसी को इतना भाव दिया था, और यह जनाब तो भाव खाते ही जा रहे थे। मतलब क्या हम अपनी जान दे दें या उनकी जान ले लें? अचानक हमारे दिमाग की बत्ती जली। हमने सोचा, चलो उनका नंबर सेव कर लेते हैं और व्हाट्सएप चेक करते हैं। कम से कम लास्ट सीन ही देख लिया करेंगे, और डीपी भी। पर वारी हमारी किस्मत, तू तो उनसे भी ज़्यादा दगाबाज है। लास्ट सीन उन्होंने ऑफ करके रखा था और डीपी क्या लगी थी देखेंगे? देखिए, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या वो बहुत नाराज़ है हमसे? अब कैसे मनाएं? शायद इसलिए उन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं की। अब क्या? काश तू मिलता ही नहीं तो कमबख्त ये दर्द ना होता। दिल टूटता ही नहीं जो कमबख्त ये इश्क ना होता। जी हाँ, मेरे हिस्से में इंतजार के पल बढ़ते ही जा रहे थे। दिन अब महीनों में बदल चुका था, पर दीदी के देवर थे कि उन्हें हम पर तरस ही नहीं आती थी। इतना तो हम भारतीय पाकिस्तान के दुख देखकर पिघल जाते हैं, पर ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है, जरा भी परवाह नहीं। अब हमारा पैर भी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। हमने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। राज के बारे में जब पता चला कि वो जेल में है, तो दिल को बड़ा सुकून मिला। आखिरकार हमसे टकराने की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। वैसे सज़ा तो हमें भी मिल रही थी, पर हम आज तक अपनी गलती समझ नहीं पाए थे। शायद दीदी के देवर का दर्द भी हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए आज खुद इस दर्द से तड़फ रहे थे। फरवरी से अगस्त हो चुका था। रक्षाबंधन में दीदी का घर आना हुआ। दीदी पूरे 2 महीने के लिए आई थी। मैं बहुत खुश थी कि दीदी के बहाने तो कम से कम उनसे थोड़ी बहुत बात कर ही लूँगी। जीजा जी शाम को आने वाले थे। पता चला अपनी बहन के घर राखी बंधवाने गए हुए हैं। तो हमने पूछ लिया कि बस जीजा जी गए, या तुम्हारे देवर राखी नहीं बंधवाएंगे अपनी बहन से? अचानक दीदी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। सबने पूछा तो बातों ही बातों में पता चला कि दीदी के देवर जीजाजी के भुआ के लड़के हैं। मतलब कि जीजाजी और उनके भाई दोनों सगे भाई नहीं हैं। बचपन में उनके जन्म के बाद ही भुआ जी की मृत्यु हो गई थी, और उनके बाद फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली। नई आई माँ उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। साल भर तो जैसे तैसे कट गया, किंतु जैसे ही उनका खुद का बच्चा हुआ, उन्होंने इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि बात बात पर उन्हें मारना पीटना शुरू कर देती थी। साथ ही वो उन्हें रूम में भी कई घंटों बंद कर देती थी। उनके पिताजी भी उनकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देते थे। एक बार जब जीजाजी के पिताजी वहाँ गए और उन्होंने बुआ के बच्चे को देखा, उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा, और उसी वक्त उन्होंने, यानी कि दीदी के देवर को अपने साथ लाने का फैसला कर लिया और अपने साथ यहाँ ले आए। फूफा जी पर केस मुकदमा सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने अपनी आधी संपत्ति अपने बच्चे यानी कि दीदी के देवर के नाम कर दी। तब से लेकर आज तक वह इन्हीं के साथ रहते हैं। दीदी ने बताया कि कभी भी लगता नहीं कि तीनों भाई बहनों में कुछ कमी है या कोई अंतर है। लखनऊ में उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जहां उनकी दीदी की बुआ जी की शादी हुई थी, जिसकी देखभाल भी जीजाजी ही करते हैं। बस जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद ये देखेंगे अपनी संपत्ति। पता नहीं क्यों ये कहानी सुनने के बाद हमारी सहानुभूति दीदी के देवर के साथ और बढ़ गई। ऐसा लगा मानो मैंने कोई 90 के दशक की फिल्म की कहानी सुनी हो। हालांकि इतने दयालु तो हम है नहीं, पर क्या बताएं, हमारा दिल मोम का है, बड़ी जल्दी पिघल जाता है। और ऐसे ही एक दिन दीदी अपने देवर को वीडियो कॉल कर रही थी, तो हम भी पास में ही खड़े थे। सोचा शायद हमारे बारे में पूछेंगे, या ना भी पूछे तो आज हम खुद ही बात कर लेंगे। पर नहीं, शायद उनकी नाराज़गी हमको लेकर ज़्यादा थी, या हो सकता है राज की वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा हो। दीदी उनसे बात कर ही रही थी, हम पीछे होकर खड़े होकर देख रहे थे उन्हें। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, जिसमें वो बिल्कुल दिल टूटे आशिक की तरह लग रहे थे, दिल जले मूवी के अजय देवगन की तरह। हम उन्हें छेड़ने के लिए और खुद कंफर्म करने के लिए हमने कहा,
क्या दीदी तुम्हारे देवर ने वहाँ किसी से दिल लगा लिया? क्या जो मजनू बने घूम रहे हैं? फिर क्या था, जैसे उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, बस दीदी को कहा कि भाभी अब हम रखते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं है। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फालतू? मतलब हम फालतू? हमारी बातें फालतू? हे भगवान! अब और क्या क्या दिखाएगा तू मुझे प्रेम की दीवानी बनाकर। दीदी ने भी मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया और बोली, बहुत शौक है ना तुझे मजाक करने का? जितना नॉर्मल यह तेरे साथ रहते हैं आज तक हमने किसी के साथ नहीं देखा। गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है, पर पता नहीं क्यों जब भी तेरी बात आती थी कितने अच्छे से बिहेव करते थे तुझसे। और तू है कि भाव खाते रहती थी। अपने आप को बुंदेलखंड की राजकुमारी समझती है ना? तो अब क्यों बात करना चाहती है उनसे? दूर चले गए हैं तुझसे, खुश रह अब, कहकर दीदी ने मेरी सूनी आंखों में झांका। फिर क्या था, मैंने रोते रोते दीदी को सारी बात बता दी। दीदी बोली, तू चिंता मत कर, मैं उनसे बात करूंगी। नवंबर में एग्जाम के बाद, छठ से पहले वो आ जाएंगी, मैं उन्हें बुला लूंगी। फिर तू उनसे माफ़ी मांग लेना और अपने दिल की बात कह देना। दिल के बुरे नहीं हैं वो, बस कड़वाहट बहुत है उनकी ज़िंदगी में। तू उसे और मत बढ़ा। जानती है तू जब हॉस्पिटल में थी कितने परेशान रहते थे तुझे लेकर, पर तुझे डिस्चार्ज करवा कर जब घर ले आए तब से खामोश हो गए। फिर बोले, भाभी अब यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे पटना जाने दीजिए, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और पता है साथ में ये भी कहा कि अब आऊँगा तो तभी जब ये शहर मुझे बुलाएगा। मैं दीदी के कहने का मतलब समझ चुकी थी। 2 महीने दीदी के साथ कैसे हंसते खेलते हुए गुजर गए पता ही नहीं चला। अब दीदी को वापस भी जाना था। 1 महीने मात्र बचे थे दीदी के देवर को आने में। 8 नवंबर को उनका एग्जाम था और 15 नवंबर से छठ पूजा शुरू हो रही थी। इसका मतलब था कि वह छठ पूजा में आने वाले थे, क्योंकि दीदी भी इस बार यहीं से करने वाली थी। इस बार हमने सोच लिया था कि हम अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांग लेंगे। हाँ ठीक है, हमें जितना पसंद है सिकंदर की तरह, पर सिकंदर भी तो जीत करके पोरुस के आगे हार गया था। हम भी वही कर लेंगे। हमने भी ठान लिया था कि अब जब तक वह हमारे सामने नहीं आएंगी हम उनसे बात नहीं करेंगे। जहाँ 4 महीने गुजार लिए वहाँ 2 महीने और सही। कहते हैं ना, जो मज़े इंतज़ार में हैं वो इकरार में कहाँ। पर क्या बताएं अपने दिल की हालत। हम अक्सर उनका स्टेटस देखा करते, डीपी देखते, पर हर स्टेटस और डीपी में सिवाय उनकी फ़ोटो के दुनिया जहान का सब कुछ होता था। और ऐसा लगता है जैसे सारी बातें बस हमें ही दिखाने के लिए लगाई गई हों। आज तो सुबह से ही हम पर मानो बाहर आई हुई थी, नजरें दरवाजे पर और दिल 7वें आसमान पर था। क्यों? अरे भाई क्यों क्या, आज दीदी के देवर आने वाले थे। हमने सुबह से 10 कपड़े पहनकर उतार दिए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या करें। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पर प्यार क्या कीजिए। तेरे बिना अब ना लेंगे हम एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम। ऐसे कितने ही गाने थे जो आज हम सुबह से गुनगुना रहे थे। आज दीदी के देवर को आना था और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मलिकाए जमानी है, हुस्न की मलिका। और हो भी क्यों ना, आज सारे जहां का नूर जो हम पर आ गया था। कुछ काटते छाटते हमने अपने लिए एक ड्रेस पसंद की और उसे पहनकर तैयार हो गए। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हम देवदास की पारो हैं, अभी हाथ पर दिया लेकर बस गाना शुरू कर दें। सिलसिला ये चाहत का न हमने बुझने दिया, ओ पिया। पर हमें अच्छी तरह से याद था कि हमारे पिताश्री औरंगजेब से कम नहीं है। अगर हमने ऐसी वैसी हरकत की तो वे बादशाह की तरह हमारी आंखें ही फोड़वा देंगे और हमारी जुबान भी कटवा लेंगे। तो पूरे दिन हम यहाँ वहाँ भटकते रहे। आज सब कुछ हमें हसीन लग रहा था। ये हवाएं, ये फिजाएं, सब में सपनों के रंग घुल गए थे। शाम को सब लोग नदी घाट पर गए और घाट से लौटकर आंगन में सूप और दोरा सजाकर वहां से दिया जला दिया। दिया जलाकर हम घर के आंगन में आ गए। तभी दीदी दौड़ी दौड़ी अंदर आई और बोली, तेरे जीजाजी उन्हें लेने गए हैं। हमने मासूम और भोले बनकर कहा, उन्हें किन्हें, कोई आने वाला है क्या? दीदी बोली, तुम्हारी यही शान पट्टी हमें समझ नहीं आती। जब वह यहाँ नहीं थे तो बेसब्र होकर मरी जा रही थी, और आज जब जान रही है कि वो आने वाले हैं तो जानबूझकर अनजान बन रही है।
क्या फिर से एक लंबे वनवास में जाना है? क्यों उन्हें नाराज कर रही हो? इतने दिनों बाद तो बेचारा आ रहा है। क्या अच्छे से बात नहीं कर सकती तुम? अभी बेचारी दीदी को हम कैसे समझाते कि दीदी बात की छोड़ो, हम तो बात, मुलाकात, इजहार, इकरार सब कुछ करने को तैयार हैं। पर तुम्हारा कमबख्त देवर आए तो सही। आज हमने अपनी सहेलियों को भी बुला रखा था। हमारी दो सहेलियां सिया और रिया रात को हमारे घर ही रुकने वाली थी। सहेलियां ना हुई पहरेदार हो गई। हम नहीं चाहते थे कि कल को हमें सत्ता मिले, मतलब कि हमारी शादी हो तो ये विद्रोह कर दें। इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे थे। सबका साथ सबका विकास। रात लगभग 9 बजे के करीब दीदी के देवर आ गए। हमारे दिल में हार्ट अटैक के मरीज की तरह दर्द उभरा। वो अंदर आए, गुमसुम से मानो कहीं गुम हो। फिर फ्रेश हुई, कुछ देर पापा के साथ बैठी और फिर मम्मी से बात करने लगी। जब वह आंगन में मम्मी से बात कर रहे थे, हम छत पर से उन्हें देख रहे थे और गुनगुना रहे थे, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। बात करने के बाद वो गेस्ट रूम की ओर चले गई। वहीं उन्हें खाना खाना था। तब तक मैं नीचे आई और दिए में बत्ती लगाने लगी। तभी मम्मी बोली, बेचारे कितने दिनों बाद घर आए हैं, उन्हें परेशान मत करना और अच्छे से खाना खिला देना। कितने अच्छे हैं दामाद जी के भाई। मम्मी ने फिर से अपना पुराना राग अल्लापा और हमारे मुंह से निकल गया, तो दामाद ही बना लो। पर सच कहें तो इस बार ये बात सिर्फ मुंह से ही नहीं निकली थी, बल्कि हमारे दिल से निकला था। मम्मी बोली, इस बार तूने कोई बदमाशी की तो ठीक नहीं होगा। हम अंदर नहीं आ सकते, पर तेरी हरकतों पर नज़र है हमारी। हमने मम्मी को कहा, ज़्यादा जग्गा जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ बैठो और अपने दिए का ध्यान रखो। हम सबको खाना खिला कर आते हैं। पापा, जीजाजी और दीदी के देवर एक साथ खाना खाने लगे। मैं खाना निकाल रही थी और दीदी सबको खाना परोस रही थी। मैंने यही कोशिश की कि मैं दीदी के देवर के सामने ना आऊं। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक वह हमसे दूर रह सकते हैं। अगर उनमें इतना पेशेंस है तो हम भी कम धैर्यवान नहीं थे। और आज यह परीक्षा तो लंबी चलने वाली थी। सो खाना खाने के बाद पापा और जीजाजी सोने चले गए और दीदी के देवर बैठकर मम्मी से बातें करने लगे। छठ पूजा का एक नियम होता है कि जो भी बत्ती रात के अर्धे के बाद घर वापस आते हैं, वह रात भर घर के आंगन में बैठते हैं, खुले आकाश के नीचे तिरपाल वगैरह डालकर, और रात भर सूप के आगे घी का दीपक जलता रहता है, जो कि सुबह के अर्धे तक जलता है। तो जब भी हमारे घर में छठ होता है तो यह सब की जिम्मेदारी सबको दी जाती है कि सब लोग 2-2 घंटे बैठकर दिए की देखभाल करेंगे, यानी कि वह दिया बुझना नहीं चाहिए। तो पापा यह कहकर सो गए कि 2-3 घंटे बाद हम उन्हें जगा दें। तब तक मम्मी और दीदी जगी हुई थी। हम अंदर घर के काम करने लगे। तभी दीदी ने हमारी सहेलियों से कहा, जाओ जाकर 2 कप चाय बना दो। जैसे ही रिया और सिया ने हमें आकर कहा कि दीदी ने चाय बनाने को कहा है, हमारे दिमाग की बत्ती जल गई और हमने कहा, यह हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमने चाय बनाई, दीदी के लिए अलग और उनके देवर के लिए अलग स्पेशल चाय। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हमारी स्पेशल चाय कैसी होती है। जी हाँ, दीदी की चाय जहाँ बहुत अच्छी थी, वहीं देवर जी की चाय में हमने फिर से नमक मिला दिया था। ना ना ना, 1-2 चम्मच नहीं, पूरे 5 चम्मच। आखिर हम इतनी आसानी से सुधरने वालों में से कहाँ थे। सो हमने चाय भिजवा दिया। हमने क्यों किया ऐसे? चेक करने के लिए। क्या? उनका प्यार, और क्या। उसके बाद दीदी ने मज़े से चाय पी, और मज़े की बात तो यह थी कि दीदी के देवर ने भी मज़े से चाय पी ली। उसके बाद जब मम्मी सो गई तो दीदी ने सिया को वहीं रोक लिया और रिया से बोली, तुम इन्हें लेकर अंदर चले जाओ और उससे कहना कि दीदी ने उनके सोने की व्यवस्था करने को कहा है, और उसके बाद यहाँ मेरे पास आ जाना। हमें साथ में दिया देखना है और गीत भी गाना है। अगर आप देखो तो नवरात्रि के गाने की तरह छठ पूजा के स्पेशल गीत होते हैं, बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाले। कभी सुनकर जरूर देखिएगा छठ पूजा के गीत। अगर खो नहीं गए तो कहिएगा। हम किचन में काम कर रहे थे, तभी रिया आकर बोली, दीदी ने तुमसे महाराज यानी कि दीदी के देवर के सोने की व्यवस्था करने को कहा है, पर हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। दीदी शायद तुम दोनों को बात करने का मौका देना चाहती है। हमने कहा, दाल में काला कुछ नहीं है, जीरा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ।
खर्च हो गया तो आशिकों पर क्या खर्च करोगी? हम कमरे में जा रहे हैं और तुम उन्हें अपने साथ अंदर लिवा लाना। रिया ने वैसा ही किया। हम कमरे के अंदर चले गए और लाइट ऑफ कर दी। रिया दीदी के देवर को लेकर आई और कमरे के पास छोड़कर बोली, आप अंदर जाकर सो सकते हैं, आपको इसी में आराम करना है। खड़ूस कहीं के चले आए अंदर आराम से, पर भगवान जाने मुस्कुरा क्यों रहे थे। अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन की, और जैसे उन्होंने लाइट ऑन की, बेड पर हमें बैठा देखकर सकपका गए और दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम झट से बेड से कूदे और दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गई। कूदने में तो हमारा एक्सपीरियंस बंदरों से भी ज़्यादा है, बचपन से यही तो कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में हमारी तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने भी बदले में सवाल की तरह सवाल नहीं, सवाल के बदले इल्ज़ाम लगाया। यही तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, उन्होंने तपाक से कहा। अच्छा, तो क्या हम आपकी नई नवेली दुल्हन हैं जो आप चले आए हैं हमारे कमरे में सोने मुंह उठाकर? हमने भी चटाक से कहा। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। वह तो भाभी की जिद थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर पता नहीं क्यों, पर अब हमारा गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, जैसे देश की आबादी बढ़ती जा रही हो। हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए और हमने उनसे कहा, अब और कितना ड्रामा कीजिएगा? मैं कौन सा ड्रामा कर रहा हूँ? उन्होंने कहा। ड्रामा नहीं तो और क्या है? आपको पता भी है कि आज कितने महीनों से आपने हमसे ठीक से बात तक नहीं की, ना हमारी हाल खबर ली। क्या इसी दिन के लिए मुझे बचाया था? हमने गुस्से से कहा। तुमको नहीं, खुद को बचाया था मैंने, उन्होंने हमारी आंखों में देखकर कहा। पर तुम्ही ने तो कहा था ना कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, यह खुद होता है। जब प्यार होता है तो हवाएं चलने लगती है, मौसम बदल जाता है, फूल खिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। देखो ना, यह सब हमारे साथ तो हुआ, पर तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तो फिर ऐसे रिश्ते को जोड़े रखने का क्या फ़ायदा जिसमें कोई एहसास ही ना हो? उन्होंने आज हमारी बात हम ही को घुमाकर मार दी। इसे कहते हैं चप्पल भिगोकर मारना। आपको कैसे पता कि यह सब नहीं हुआ हमारे साथ? हमारे पेशेंस की ऐसी की तैसी हो रही थी। हमारा गुस्सा बढ़ ही रहा था। गुस्सा ना हुआ नेताजी का काला धन हो गया। क्यों नहीं पता? अगर यह सब हुआ होता तो तुम रेस्टोरेंट में उस राज को नहीं मिल रही होती। ये मारा उन्होंने नहले पर दहला। अच्छा, तो आपको इस बात का गुस्सा है? इस राज ने तो तबाही मचा रखा है। टीवी पर राज गोस्वामी और यहाँ पर राज कमबख्त। पर मैं आपको साफ कह दूं कि मैं राज से प्यार नहीं करती, और जिससे करती हूँ उसे मुझ पर यकीन ही नहीं है, कहकर मैंने उनकी आंखों में देखा। अच्छा, कौन है वो? हम भी तो जाने कि आखिर मिस एलिजाबेथ को किससे प्यार हुआ है। आपको सच में नहीं पता? मैंने आश्चर्य से कहा। नहीं, नहीं पता, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। ठीक है, तो ये लीजिए, कहकर हमने एक सुंदर सा मखमली डिब्बा उनकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? उन्होंने हमसे वापस पूछा। खोल कर देख लीजिए। उन्होंने इस डिब्बे को खोला। उसमें वही लॉकेट थी जो उन्होंने हमें दीदी के गोने के समय गिफ्ट की थी। तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? उन्होंने कहा। इसलिए क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि हमें किससे प्यार है, उस दिन यह वापस आप हमें दे दीजिएगा, हम पहन लेंगे। कहकर हम वहीं बेड पर बैठ गए और पता नहीं क्यों अचानक हमारी आंखों में गंगा जमुना सरस्वती बहने लगी। हम सिर नीचे किए सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी हमने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। हम पीछे मुड़े। दीदी के बायस देवर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने गले से अपनी सोने की चैन उतारी, उसमें लॉकेट को डाला और हमारे बालों को कंधे से एक तरफ हटाया और अपने दोनों हाथों को हमारे गले के आगे करके उन्होंने हमारे गले में वह चैन पहना दी और हल्की सी एक चपत उन्होंने हमारे गाल पर लगाई और हंसकर बोले, तुम सच में पागल हो। प्यार करोगी, तड़पोगी, पर कहोगी नहीं, और ना ही खुद को यह मानने दोगी कि तुम्हें भी प्यार हो सकता है। पागल कहेंगी।
खुद को तोप समझती हो, पर हो छोटी सी फुलझड़ी। कहकर उन्होंने हमें जोर से गले से लगा लिया और एक प्यार भरा चुंबन हमारे माथे पर अंकित कर दिया। हम उनके गले से लगे हुए सुबकते रहे, पर आज यह फीलिंग एक अलग सी थी। ऐसा लग रहा था मानो सच में कहीं संगीत बज रहा हो, फूलों की खुशबू आ रही हो और हमारे ऊपर दुनिया भर का नूर बरस रहा हो। समय को रोकना आता तो आज इस हसीन पल को हम यहीं रोक देते, हमेशा के लिए। तभी दीदी दरवाजे पर आ गई और बोली, अगर तुम दोनों का इकरार और इजहार का समय बीत गया हो तो बाहर आकर थोड़ी देर दिया देख लो, हम लोग सोने जा रहे हैं। कहती हुई दीदी सिया और रिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। हम दोनों बाहर आ गए। मैंने दिए में घी डाला और उसकी बत्ती थोड़ी ऊपर की। मम्मी अभी भी सो रही थी। हम दोनों वहीं सूप के पास बैठ गए। वैसे तो हमें शर्माना नहीं आता, पर आज पता नहीं क्यों हम शर्माए जा रहे थे और बार बार हमारे गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। हम जलते हुए दिए को देख रहे थे और दीदी के देवर हमें। रात काफ़ी हो गई थी तो हमें थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। हमने दीदी के देवर की तरफ देखा तो उन्होंने हमें हिलाते हुए कहा, अब यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें अपना जैकेट खोलकर पहना दूंगा। अंदर जाओ और सोल लेकर आओ, और हाँ, एक कप अच्छी वाली चाय बनाकर भी ले आना। और याद तो है ना, आज से हर सुबह आपकी चाय से होगी। हमने मुस्कुराकर दीदी के देवर की ओर देखा और अंदर जाने लगे। दरवाजे पर ही हमें हमारी सहेली रिया और सिया मिल गई। उन्होंने हमें कोहनी मारी और कहा, हो गई ना तुम उस हरजाई की गुलाम। आज तो हमने अपनी एक प्यारी सी सहेली से हाथ धो लिए। कहते हुए दोनों खिलखिला पड़ी और साथ में हम भी। दोस्तों, ये वाकया केवल इतना ही था। ये पूरा घटनाक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई और सुंदर बेहद खूबसूरत कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।